Good morning to all of you. Just wait for 5 minutes till the other student joins. કે 5 મિનિટ પછી આપણે ચાલુ કરીએ બરાબર ઓડિબલ હલો यस सर ઓકે 5 મિનિટ પછી ચાલુ કરે હજુ 4 જ જણ જોઈન કર્યું છે हेलो सर Yes. सर हाँ सर आपने जो दो कोडिंग वाले लेक्चर लिए थे ना हाँ वो बेटा कल के आगे के दिन वाला और सर उसके बाद वाला था ना उसका आपने यूट्यूब लिंक शेयर नहीं किया बिकॉज सर हम लोग है ना जो अलग डिवीजन से आते हैं ना उनको हमारे चैट बॉक्स में नहीं आती है लिंक इसके लिए मैं उसको है ना डाउनलोड करने में टाइम लगता है आज मैं करके दे देता हूँ आपको पहले डाउनलोड करना पड़ता है फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है तो टाइम नहीं सेट हो रहा हाँ है तो अभी आज ये लेक्चर आपका खत्म हो जाने के बाद में उसको कर लेंगे ठीक है आज आज ठीक है सर हो जाएगा आपको सब कुछ जो भी पेंडिंग हाँ है आपको थैंक यू मैं दे दूंगा लिंक हाँ हाँ सर
ठीक है, चलो चलो कर देते हैं। ठीक है। So see, in my last lecture we have completed, we have discussed that exempted income, and that chapter was get over, and along with that the unit 1 is also get over. Now today we have to discuss unit 2. Okay, see, we have uh, 3 days approximately. Today, that is 21st, tomorrow that is 22nd, and day after tomorrow that is 23rd, 24th and 25th. ठीक है, यहाँ आपकी एग्जाम चालू हो रही है। सो सी, आई विल टेक द लेक्चर्स टुडे, टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, फिर ये आपका एग्जाम चालू हो जाता है 25 तारीख को। 25, 26, 27, 28 और ये 29, मेरा ये वाला जो पेपर है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ईडीटी, ये तारीख को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज 2 आवर्स, देखो ये दो दिन में पढ़ाऊंगा, 22 और 23 दोनों दिन हम पढ़ेंगे। बट सी, इन दिस बोथ डेज आवर लेक्चर विल बी इन द इवनिंग। ओके, लेक्चर हमारा कब होगा, इवनिंग में, इवनिंग 6:30 और 7 o'clock टू 8 o'clock से 6:30 से हम चालू करेंगे कल और परसों, 22 और 23 दोनों दिन हमारा 6:30 को लेक्चर होगा। तो आराम से हमारा मटेरियल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 2 का। ठीक है, फिर आपका 24 को, 25 से तो एग्ज़ाम चालू हो रहा है, तो जो 25 का पेपर है आप 24 तारीख को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा। लेकिन आपका ये जो 28 तारीख है, 28 तारीख मेरा पेपर है 29 को, तो ये 28 तारीख को हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, और वो क्लास का टाइम मैं आपको एडवांस में बता दूंगा भाई कौन से टाइम को हमें 28 तारीख को मिलना है। ठीक है, तो हम अभी बिफोर योर इंटरनल एग्जाम यू गिव द पेपर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वी विल मीट 4 टाइम्स, टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। टुडे ये मॉर्निंग में होगा, ये दोनों क्लासेस इवनिंग में होंगे, 22nd एंड 23rd। और 28 तारीख को कौन से टाइमिंग को मिलेंगे वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ हम MCQ का डिस्कशन करेंगे 28 तारीख को। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ सैलरी का हमें ये 3 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। देखो ये हमारा यूनिट 2 है। सर, यस, तो आपने यूनिट 1 में चैप्टर 1 जो है ROR वाला, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे वो क्वेश्चन नहीं है PDF में यूनिट 1 के। उसका मैं आपको दे दूंगा बेटा, आज मैं दे देता हूँ। ठीक है, उसका और वो एग्जेक्टेड इनकम और वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला है ना, वो मैं आपको दे देता हूँ आज। अभी हम यूनिट 2 की बात करते हैं। देखो यूनिट 2 का मटेरियल मैंने आप सबको दे दिया है पहले, और अभी भी दूसरी बार मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। अभी कर दिया शायद मैंने, है ना। अभी यूनिट 2 का ये जो मटेरियल है वो अभी मैंने ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, तो यूनिट 2 का तो मटेरियल आप सबको मिल गया है, इसमें सम्स और थियोरी सब यूनिट 2 का आ जाता है। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो ये है हमारा यूनिट 2, जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरीज। ओके, इनकम अंडर द हेड सैलरीज। सो देखो, कोई भी पर्सन होता है, मैंने आपको क्या पढ़ा है अब तक कि व्हाट इज आवर गोल, कि हमें एट द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू कंप्यूट द टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी कितनी टैक्स लायबिलिटी आती है। ओके, ये टैक्स लायबिलिटी हमें कैलकुलेट करना सीखना है। दिस इज आवर गोल, this is our goal, that we have to learn that how to compute the tax liability of an individual. Now suppose if you want to compute the tax liability of an individual, okay, tax liability is always computed on the net taxable income of the person। कोई भी पर्सन है उसकी नेट टैक्सेबल इनकम पे वो कैलकुलेट किया जाता है। अभी ये नेट टैक्सेबल इनकम क्या है, व्हाट इज द नेट टैक्सेबल इनकम? So the net taxable income is nothing. It is the difference between the gross total income
जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, उसके बेस पे गवर्नमेंट हमें टैक्स में डिडक्शन देती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से हमें जो टैक्स में डिडक्शन मिलते हैं, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज माय नेट टैक्सेबल इनकम। ये मेरी क्या हो गई, नेट टैक्सेबल इनकम। और ये नेट टैक्सेबल इनकम पे ही टैक्स रेट अप्लाई होता है, और टैक्स रेट अप्लाई करके वो पर्सन को कितना टैक्स पे करना है वो फाइंड किया जाता है। हमारा गोल ये है कि पर्सन को कितना टैक्स पे करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर टैक्स कैलकुलेट करना है तो हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। वन, दैट इज माय नेट टैक्सेबल इनकम, कि भाई मेरी नेट टैक्सेबल इनकम क्या है और टैक्स रेट क्या है। ये दोनों के बेस पे मैं टैक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन ये नेट टैक्सेबल इनकम अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो नेट टैक्सेबल इनकम क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ग्रॉस टोटल इनकम। पर्सन ने जो भी ग्रॉस टोटल इनकम अर्न की है उसमें से हम डिडक्शन लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट दी नेट टैक्सेबल इनकम। अभी देखो, नेट टैक्सेबल इनकम इज व्हाट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ये और ये दोनों के बीच का डिफरेंस नेट टैक्सेबल इनकम है, उस पर मैं टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स कैलकुलेट करना है। नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम। तो देखो, पर्सन जितने भी सोर्सेज से इनकम अर्न करता है, वो सभी सोर्सेज से उसने जो भी इनकम अर्न की है, वो अर्न की गई इनकम में से टैक्सेबल इनकम जो है, उस सभी टैक्सेबल इनकम के टोटल को हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। मैंने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ है कि पर्सन अगर जॉब करता है और उससे उसको इनकम होती है, उसको हम सैलरी की इनकम कहते हैं। ओके, मतलब इनकम इज क्लासिफाइड इनटू 5 हेड्स दैट यू ऑल नो: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, मतलब कोई भी बंदा है इनकम अर्न करता है तो वो इनकम इतने सोर्सेज से, इतने पॉसिबल सोर्सेज से इनकम वो अर्न कर सकता है। कौन कौन से वो पॉसिबल सोर्सेज हैं? कि इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो जॉब करके कमा रहा है तो उसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी कहेंगे। अगर उसको घर है, उसको किराए पे दिया है, उससे इनकम अर्न करता है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहेंगे। अगर उसके पास कोई कैपिटल असेट है लाइक शेयर्स, घर है, गोल्ड है, उसको बेच के अगर कोई गेन कमाता है तो उसको हम कहेंगे कैपिटल गेन की इनकम। अगर वो बिजनेस करके इनकम कमा रहा है तो उसको हम बिजनेस इनकम कहते हैं। तो देखो, ये मेन 4 सोर्स है जो एक्टिविटी करके पर्सन या तो जॉब करता है या बिजनेस करता है। अगर उसके पास एक्सेस प्रॉपर्टी है तो उसको किराए पे दे देता है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है। और अगर प्रॉपर्टी को सेल करके कोई गेन कमाता है तो इट इज कॉल्ड दी कैपिटल गेन इनकम। तो ये 4 सोर्स से ही पर्सन इनकम अर्न करता है मेनली। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्स है जहाँ से वो इनकम अर्न कर सकता है। तो इफ द पर्सन इज अर्न द इनकम, but if it is not falling in these 4 main heads, then it falls under the last head, that is the income from other sources. Okay, तो ये पांचों हेड से जो पर्सन इनकम अर्न करता है, ओके, ये पांचों हेड से इनकम जो अर्न करता है, वो जो इनकम अर्न की है उस पर टैक्स नहीं लगता। अर्न की उसमें से उसने कोई एक्सपेंस किए, कुछ गवर्नमेंट ने डिडक्शन दिए, वो सब लेस करके हम फाइंड करेंगे व्हाट, सपोज सैलरी की इनकम है, उसमें हम फाइंड करेंगे पर्सन की टैक्सेबल सैलरी क्या है। फिर हम उसकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। तो हर एक हेड का हमें क्या करना है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक है, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल बिजनेस इनकम, ओके, और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, और ये पांचों हेड की जो टैक्सेबल इनकम है, ये पांचों हेड की टैक्सेबल इनकम को हम कहेंगे क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। और ये ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आपके इन्वेस्टमेंट के बेस पे आपको कुछ डिडक्शन मिलते हैं तो वो डिडक्शन हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, नेट टैक्सेबल इनकम। और ये नेट टैक्सेबल इनकम को हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पर्सन को कितना टैक्स पे करना है, इन अदर वर्ड्स व्हाट इज हिज टैक्स लायबिलिटी। तो हमें टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचना है तो हमें चालू कहाँ से करना पड़ेगा, वो पर्सन की सैलरी की इनकम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या है, कैपिटल गेन की इनकम क्या है, बिजनेस की इनकम क्या है, और सभी हेड की हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, टैक्सेबल इनकम। और ये सभी हेड की टैक्सेबल इनकम के टोटल को हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम डिडक्शंस लेस करेंगे, नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगी, उसको हम टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके टैक्स फाइंड कर सकते हैं।
तो अल्टीमेटली देखो हमें ये आपके SY BCom के यूनिट 2, 3 एंड 4 में यही पढ़ना है। इसका ये समरी मैंने आपको बताया। तो अभी मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है पहले वो समझेंगे हम कि सैलरी के हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है वो हम देखेंगे, और सैलरी की इनकम कंप्यूट करते टाइम पे उसमें से क्या क्या डिडक्शन मिलते हैं, वो डिडक्शन हम सैलरी की इनकम में से लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फाइनली टैक्सेबल सैलरी। और ये टैक्सेबल सैलरी का यूज कहाँ पे होगा, क्योंकि इट विल बी यूज टू फाइंड आउट द ग्रॉस टोटल इनकम। ओके, देखो ये सबके टोटल को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, तो हर एक हेड की ऐसे हम टैक्सेबल इनकम फाइंड करेंगे, और ये सभी के का यूज कहाँ होगा, सबका टोटल करेंगे तब जाके मुझे ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा, और इसमें से मैं डिडक्शन लेस करूंगा तो मुझे नेट टैक्सेबल इनकम मिलेगी, और उसको मैं टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टैक्स का अमाउंट मिलेगा। तो इट इज वेरी मच नेसेसरी टू लर्न ऑल दिस 5 हेड्स ऑफ इनकम। ओके, और हर एक हेड में हमें सीखना क्या है कि वो पर्टिकुलर हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी इनकम ये हेड में जाएगी, फिर वो इनकम में से क्या क्या डिडक्शन मिलेंगे वो हम लेस करेंगे, एंड फाइनली वी विल फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम ऑफ ईच हेड। ये पांचों हेड की टैक्सेबल इनकम हमें फाइंड करना सीखना है, और उसमें से हम आज स्टार्ट करते हैं कि भाई सैलरी की टैक्सेबल इनकम कैसे फाइंड करना है। सैलरी की टैक्सेबल इनकम फाइंड करके उसका यूज क्या करना है, मैंने आपको बताया कि उसका यूज होता है कहाँ पे, कि भाई इस सभी हेड की टैक्सेबल इनकम के टोटल को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, और उसका यूज होता है नेट टैक्सेबल इनकम को फाइंड करने में, और नेट टैक्सेबल इनकम के बेस पे ही हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो हमें आज सीखना क्या है कि भाई ये इनकम अंडर द हेड सैलरीज का टैक्सेबल सैलरी कैसे फाइंड करना है। अल्टीमेट गोल ऑफ बिहाइंड लर्निंग दिस चैप्टर इज व्हाट वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू find out the taxable income from salary. Okay, so today we will going to discuss what we will going to discuss the income under the head salaries. Okay, income under the head salaries ये हम सीखने वाला है। ठीक है, so income under the head salaries that we are supposed to learn today, और यहाँ हम सीखेंगे क्या कि at the end of this chapter we will learn that how to find out the टैक्सेबल सैलरी। तो टैक्सेबल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं ये हमें ये चैप्टर में सीखना है। ठीक है, तो टैक्सेबल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं वो हमें ये चैप्टर में सीखना है, एंड इन ऑर्डर टू लर्न दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी मेनी थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद दी सम इम्पोर्टेंट टर्म्स कि भाई सैलरी किसको कहते हैं, और ये सैलरी के हेड में कोई भी इनकम सैलरी के हेड में कब टैक्सेबल होगा। ओके, तो देखो पहले सैलरी किसको कहते हैं वो समझते हैं कि एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई फॉर रेंडरिंग द सर्विस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब क्या है, अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से आपके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के अनुसार काम करने से जो भी पैसा आपको मिलता है दैट इज ट्रीटेड एज सैलरी। मतलब आपको पैसा किससे मिला है, किसी इफ यू हैव रिसीव्ड समथिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। ओके, आप आपके एम्प्लॉयर को क्या देते हो, यू आर प्रोवाइडिंग व्हाट, यू आर प्रोवाइडिंग दी सर्विस, एंड फॉर रेंडरिंग योर सर्विस whatever amount you are received, so whatever amount you are receiving from whom, from your employer, ये वो एम्प्लॉयर से मिलने वाला हर एक पैसा कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, और उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज ए सैलरी। मतलब एम्प्लॉयर से आपको कुछ भी मिला है उसको हम सैलरी कहेंगे। यहाँ इसका कहने का मतलब है कि एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई फॉर रेंडरिंग for the service rendered during the course of employment would be taxable as a income from salaries. Okay, मतलब देखो यहाँ पे एक चीज बहुत कॉमन है कि कोई भी इनकम ओके आपके ये सैलरी वाले हेड में कब टैक्सेबल होगी, when there is a relationship between the पेयर एंड पे इज ए एम्प्लॉई रिलेशनशिप। ओके, मतलब जो पैसे देने वाला है वो एम्प्लॉयर है, पैसे लेने वाला है वो एम्प्लॉई है। ठीक है, सपोज
मेरे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरा घर बनाने आता है, ठीक है, और वो घर बनाता है और उसको मैं पैसा देता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्टर मेरे से जो पैसा लेता है विल इट बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी, यस और नो? सपोज मेरे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्टर आके अपना घर बनाता है और मैं वो कॉन्ट्रैक्टर को उसका पैसा देता हूँ, विल इट बी टैक्सेबल अंडर द सैलरी? आपका क्या मानना है, सैलरी की हेड में वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। तो अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिलता है तो सैलरी की हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? सॉरी, मेरे कॉन्ट्रैक्टर काम करने आता है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्टर को मैं पैसा देता हूँ, मेरा घर बना रहा है, तो विल इट बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी और नॉट? यस और नो? बस आपको इतना ही बताना। नो सर। नो, क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉई नहीं है, ठीक है। कोई भी इनकम एम्प्लॉय मतलब देखो, यहाँ पे मैं जॉब करता होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्टर मेरे यहाँ जॉब नहीं करता, ठीक है, वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है, उसका बिजनेस है, उसने मेरे से घर बनाने का काम लिया है और मैं उसको पैसा देता हूँ, तो ही इज नॉट माई एम्प्लॉय, ओके। उसके लिए मतलब कोई भी इनकम, आप किसी के यहाँ जॉब करते होने चाहिए, पैसा देने वाला है वो कौन होना चाहिए? एम्प्लॉयर। और पैसा लेने वाला है वो कौन होना चाहिए? एम्प्लॉई, ठीक है। अगर मैं एमएस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ और एमएस यूनिवर्सिटी मुझे हर महीने 1 लाख रुपया सैलरी सपोज देती है, तो ये 1 लाख मेरे लिए सैलरी की हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आंसर इज यस। वाई? बिकॉज आई एम अ एम्प्लॉई ऑफ एमएसयू एंड एमएसयू ने मुझे सैलरी दिया है। मतलब किसी के यहाँ कोई भी काम करने से मिलने वाला पैसा सैलरी की हेड में टैक्सेबल नहीं होता। सैलरी के हेड में टैक्सेबल होने के लिए जो पैसा देने वाला है वो कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट कंपल्सरीली एम्प्लॉयर, और जो पैसा रिसीव करने वाला है वो कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय। तब जाके एम्प्लॉय के लिए वो इनकम सैलरी के हेड में टैक्सेबल होगी, ओके। मतलब सबसे पहले सैलरी किसको कहते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है, ओके। मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे मस्ट बी अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो देखो कि सैलरी की हेड में कोई भी इनकम कब टैक्सेबल होगी? तो देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ओके। तो जो पैसे देने वाला है वो एम्प्लॉयर होना चाहिए, पैसा रिसीव करने वाला एम्प्लॉय होना चाहिए। देखो एम्प्लॉय कोई भी होगा चलेगा, वेदर इट इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर एम्प्लॉयर वो कहाँ से आपसे काम करवा रहा है वो भी कोई लेना देना नहीं है। एम्प्लॉयर इंडिया में रहता है, फॉरेन में रहता है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। एम्प्लॉयर मे बी ऑपरेटिंग इन इंडिया और अब्रोड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसा किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। इफ यू हैव रिसीव्ड द इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉयर, ओके, तो वो आप उसके पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो, वो आपका एम्प्लॉयर यूएस में रहता है, इंडिया में रहता है, कोई लेना देना नहीं है। So you are an employee, and as an employee, if you receive the money, it will be taxable under the head salaries. Okay. So कोई भी इनकम देखो, there are 5 heads of income. आपको ये तो पता होना चाहिए कौन सी इनकम कौन से हेड में जाएगी। तो ये सैलरी के हेड में इनकम कब टैक्सेबल होनी होगी? When you are receiving the income from whom? From your employer. आपको पैसे देने वाला है वो आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए, आप उसके यहाँ जॉब करते होने चाहिए, ठीक है। और अंडर द इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ यू हैव रिसीव्ड द मनी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, ओके। सो दिस इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। अगर आप पार्ट टाइम एम्प्लॉई हो, फुल टाइम एम्प्लॉई हो, इट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस, ओके। Now see, there are some other point. So see, what you have learned so far, that see कोई भी इनकम सैलरी की हेड में कब टैक्सेबल होगी? एन अमाउंट रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी। देखो अमाउंट जब भी कोई भी इंडिविजुअल ने रिसीव किया है उसको हम सैलरी कब गिनेंगे? ओनली इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई। पेयर मतलब जो पैसा चुका रहा है वो, पेई मतलब जो पैसा रिसीव कर रहा है, ओके।
तो relationship between the payer and payee is a employer employee master servant और principal agent relationship। ओके, मतलब मीन तो कौन सी रिलेशनशिप होनी चाहिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। मास्टर सर्वेंट भी वही हुआ, आप किसी के नौकर हो, किसी का काम करते हो। तो इफ यू आर रिसीविंग द मनी एज ए एम्प्लॉई, एक ही चीज याद रखिए कि एज ए एम्प्लॉई अगर आपने एम्प्लॉयर से पैसा रिसीव किया है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ सैलरी इनकम एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी। ओके, नाउ सी फॉर एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर। देखो, कमीशन रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर, अगर आप कोई कंपनी के डायरेक्टर हो, ओके, तो आपको एज ए डायरेक्टर कोई कमीशन मिल रहा है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी और नॉट। तो आपको देखना पड़ेगा। देखो, डायरेक्टर में क्या होता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है ना, वो कंपनी का एम्प्लॉई होता है, और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है? वो सिर्फ कंपनी का मालिक है, कंपनी का डायरेक्टर है, वो मीटिंग अटेंड करता है, डिसीजन लेता है, बट इज नॉट एम्प्लॉई। तो आपको देखना है कि अगर डायरेक्टर को कंपनी से कुछ कमीशन मिला तो आपको देखना है कि अगर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई एज ए एम्प्लॉई इफ ही हैज रिसीव्ड द मनी इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टर है तो एम्प्लॉई नहीं हो सकता। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर ऑलवेज एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। तो इफ दे आर रिसीविंग द कमीशन, सैलरी મળે તો સેલેરીમાં જવાની જ છે, પણ સપોઝ કોઈ કમિશન મળ્યું તો that will be also taxable under their salaries। okay, because he is an employee। तो सी देखो, कमीशन रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर तो टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी इफ डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। अगर सपोज कंपनी का कोई पर्सन डायरेक्टर है लेकिन एम्प्लॉई नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो कमीशन कहाँ टैक्सेबल होगा? अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और अंडर देयर इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस बेसिस। देखो, अगर डायरेक्टर एम्प्लॉई नहीं है, देखो, इफ दैट ही इज नॉट एम्प्लॉई देन सच कमीशन में भी टैक्स अंडर देयर पीजीबीपी, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस वाले हेड में टैक्सेबल होगा उसके लिए, या तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दो में से कोई भी हेड में टैक्सेबल कर सकते हो। लेकिन अगर डायरेक्टर ने सैलरी रिसीव की है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज, और कमीशन रिसीव किया है तो भी अंडर देयर सैलरीज टैक्सेबल होगा if that director is a employee of the company। okay, सेम वे देखो, अगर कोई पर्सन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब एमपी और एमएलए, धारा सभ्य या सांसद सभ्य है, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती है, तो ये चीज़ याद रखिए, कल ही आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर एमएलए और एमपी को गवर्नमेंट से कोई भी अलाउंसेस मिलता है तो देखो वो क्या है, देखो वो लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है। आप देखिए, धारा सभ्य, सांसद सभ्य, ये लोग गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं है। अगर उनको कुछ पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से तो वो एम्प्लॉई नहीं हो, अगर वो रिसीव करते हैं तो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर टैक्सेबल होगा तो कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर कोई अलाउंसेस मिलता है तो इट इज एग्जाम, यस्टरडे आई हैव डिस्कस विद यू। लेकिन अगर इफ दे आर रिसीविंग एनी ऑनोरेरियम, ओके, मतलब वो एज ए एम्प्लॉय तो नहीं है लेकिन एज ए लोक सेवक समाज के लिए बहुत काम करते हैं, तो गवर्नमेंट उनको भी कुछ सैलरी देती है, बट दे आर नॉट एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट। So see, whatever they are receiving, it is not taxable under their salary, but it will be taxable under their income from other sources। IFOS मतलब income from other sources। okay, सेम वे आप समझिए कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, इफ यू आर अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, और एज ए पार्टनर यू आर रिसीविंग द सैलरी फ्रॉम द फर्म। देखो, कोई भी पार्टनर अपने खुद के फर्म में एम्प्लॉय नहीं होता क्योंकि वो पार्टनर है। तो यहाँ पैसा देने वाला कौन है? तो कि पार्टनरशिप फर्म, और पैसा रिसीव करने वाला कौन है? पार्टनर। ओके, भले वो सैलरी के फॉर्म में पैसा ले रहा है, सपोज मैं मेरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ और सपोज वहां से मुझे सैलरी मिल रही है, तो विल इट बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी? आंसर इज नो, बिकॉज हियर पैसे देने वाला एम्प्लॉयर कौन है? फर्म। पैसा देने वाला कौन है? फर्म। पैसा रिसीव करने वाला कौन है? पार्टनर। तो पार्टनरशिप फर्म इज पेइंग द सैलरी टू द पार्टनर। देखो, पार्टनर इज नॉट एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, सो सपोज ही इज रिसीविंग सैलरी, though that amount is not taxable under their salary because here employer employee relationship is not there। okay,
मतलब देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, तो अगर पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म से कोई भी अमाउंट रिसीव कर रहा है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। सो सी, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म सैलरी पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी दे रहा है, भले सैलरी शब्द वापरो चाहिए, પણ તે છતાં પણ એ પાર્ટનર એ પાર્ટનરશિપ ફર્મનો એમ્પ્લોયી નથી. So it is whatever he is receiving, it is treated as appropriation of profit, and it is treated as a salary. It is not treated as a salary because no employer employee relationship is exist between, BW मतलब between partner and firm. Okay, so it is taxable under their business income. वो पार्टनर है, उसको अपने बिजनेस से वो रिसीव कर रहा है. ओके, वो कोई पार्टनरशिप फर्म में काम करता है, मतलब वो अदर एम्प्लॉय नहीं है. ओके, तो सी व्हाट एवर इज रिसीविंग, इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज. तो ये कुछ चीजें याद रखनी है. बट सी यू मस्ट नो, इफ यू रिसीव एनीथिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, देन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज. ओके, देखो सैलरी कुछ भी तरीके की हो सकती है. जनरली हमारे दिमाग में ऐसा है कि सैलरी मतलब क्या, तो क्या हमें हमारे एम्प्लॉयर से जो कैश में पैसा मिलता है, मॉनेटरी फॉर्म में जो मिलता है, दैट इज ओनली सैलरी. लेकिन मैंने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ है कि सैलरी मीन्स नॉट ओनली अमाउंट विच वी रिसीव इन अ मॉनेटरी फॉर्म. सपोज समथिंग इज रिसीव्ड बाय यू from your employer and it is in a non-monetary form, then that is also treated as a salary. Okay, तो देखो सैलरी includes both monetary as well as non-monetary facilities. Monetary facility मतलब what, अगर आपको आपका एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी देता है, कुछ बोनस देता है, काम अच्छा करने पर कुछ कमीशन देता है, कुछ अलाउंसेस देता है, सभी चीजें आपको मॉनेटरी फॉर्म में देता है, तो उसको तो सैलरी कहेंगे ही कहेंगे. लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ फैसिलिटी देता है, जैसे रहने के लिए अकोमोडेशन दिया, घर दिया, दवाई के लिए मेडिकल फैसिलिटी दी, मतलब आप बीमार होते हो तो उनकी कोई हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, वहां जाके आप दवाई ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको घर लेने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो ये सब क्या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है. ओके, तो सपोज इफ यू आर रिसीविंग नॉन मॉनिटरी बेनिफिट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, then whatever amount you are receiving from your employer, it will be treated as a salary. So it is not necessary that whatever you are receiving must be in a monetary form. If something is received by you and it is having a non monetary form, like रहने के लिए आपको घर दिया, so will it be treated as a salary? Answer is yes, it is treated as a salary. So it is not necessary that salary should be always in a monetary form. બરાબર, મને મારો એમ્પ્લોયર સપોઝ હું એમએસ યુનિવર્સિટીમાં કામ કરું છું, દર મહિને 50,000 સેલેરી આપે છે, તો એ સેલેરી તો ટેક્સ સેલેરી કહેવાશે, પણ મને એક રહેવા માટે ઘર આપ્યું છે મફતમાં પ્રતાપગંજ એરિયામાં, જેનું મહિને ભાડું 20,000 રૂપિયા થાય, અને મને એમ્પ્લોયર મફત આપે છે, મારા તો દર મહિને 20,000 બચ્યા. એટલે મારી સેલેરી કેટલી થઈ, તો કે 50,000 મને મળ્યા તે કે કેશમાં મળે છે મારા એમ્પ્લોયર પાસેથી. घर मैंने आप्યું છે, જેના કારણે દર મહિને મારા બીજા કેટલા બચી જાય છે, તો કે 20,000. So my salary is not a 50,000, but my salary is 70,000 because my employer has provided me a salary of rupees 50,000 and a facility of rupees 20,000. So my salary is 70,000, not 50,000. Understood? So see, suppose if you are receiving from your employer something, then it is always treated as salary. ठीक है, it is always treated as salary. So monetary or non-monetary form does not make any difference. Okay, now देखो जनरली आप डिफ्रेंशिएट करते हो सैलरी और वेजेस के बीच में, लेकिन ये जो इनकम टैक्स है उसमें कोई सैलरी और वेजेस के बीच में डिफरेंस नहीं. आपको एक ही चीज याद रखनी है, अगर कुछ भी चीज आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला है तो इट इज ट्रीटेड एज ए सैलरी and will be taxable under the head salary. मतलब आपको कुछ भी आपके एम्प्लॉयर से मिला है, it is treated as a salary. Now उसको आप वेजेस नाम देते हो या दूसरा कुछ नाम देते हो, doesn't make any difference. अगर आपको कुछ भी आपके एम्प्लॉयर से मिला है, it will be taxable under their salary. जनरली क्या होता है कि वेजेस और सैलरी में हम डिफरेंस करते हैं. ओके, कि भाई जो लोअर लेवल पे काम करते हैं उसको वेजेस कहते हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं वो जो रिसीव करते हैं उसको सैलरी कहते हैं. ऐसा जनरली अंडरस्टैंडिंग लोगों का रहता है. लेकिन इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन व्हाट
बिटवीन दी सैलरी एंड वेजेस। क्योंकि अगर आपने कुछ रिसीव किया है आपके एम्प्लॉयर से तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज। तो इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस बिटवीन दी सैलरी एंड वेजेस। अगर आपके एम्प्लॉयर से मिला, इफ इट इज इन फॉर्म ऑफ सैलरी, इट इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड सैलरी। आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला, वो उसको वेजेस बोल रहा है लेकिन आपके एम्प्लॉयर से मिला है तो वो सैलरी ही है, and it will be taxable under their salary. So income tax act is not making any difference between the salary and wages. Okay, let us move. So salary and wages are same, does not make any difference. Okay, suppose आपको एक से ज्यादा जगह से सैलरी मिलती है तो सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, so from each source is taxable as a salary. Suppose समझ लो कि मैं दो जगह पे जॉब करता हूँ, सुबह में एमएस यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, 12-1 बजे सपोज समझ लो मेरा एमएस यूनिवर्सिटी में काम खत्म हो जाता है, फिर दोपहर के बाद कोई कंपनी में अकाउंट लिखने जाता हूँ, वहां से भी सैलरी मिलता है, ठीक है, ऐसे फ्रीलांसर नहीं, बट वहां पे दूसरी कोई कंपनी में जॉब करने जाता हूँ और वहां से मुझे एज ए अकाउंटेंट सैलरी मिलता है। तो कौन सी वाले सैलरी टैक्सेबल होगी? देखो, अगर आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के यहाँ काम करते हो और एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलती है, दोनों जगह पे आप एम्प्लॉई हो, मेन चीज क्या है, आप एम्प्लॉई होने चाहिए। तो अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास से अगर आप पैसा रिसीव करते हो इन फॉर्म ऑफ सैलरी, तो दोनों जगह से रिसीव किया हुआ अमाउंट सैलरी वाले हेड में टैक्सेबल होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन व्हाट, दोनों जगह पे आप एम्प्लॉई होने चाहिए और जो पैसा दे रहा है वो आपका एम्प्लॉयर होना चाहिए। So if this requirement is get fulfilled, income will be taxable under the head salaries. Understood? So आपको यहाँ तक क्या पढ़े आप कि भाई आपको आपके एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला है, it is taxable under their salaries. मतलब there should be a relationship between the payer and payee, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, पैसे देने वाला एम्प्लॉयर है, पैसा रिसीव करने वाला एम्प्लॉई है। इफ दिस रिक्वायरमेंट इज गेट फुलफिल्ड, व्हाटएवर अमाउंट यू आर रिसीविंग, क्योंकि वेदर इट इज इन मॉनिटरी फॉर्म और नॉन मॉनिटरी फॉर्म, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी। मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप है या नहीं है वो आपको चेक करना है। इफ यू रिसीव फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज। ओके, नाउ सी, देखो ये जो अब तक मैंने जो डिस्कस किया ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब ये इनकम टैक्स एक्ट का देखो ये सब अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ही एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। मैं ये अपने ये जो 3 लेक्चर होगी मेरे सैलरी का, उसका मैं क्या बोलता हूँ, रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा। अगर 1-2 बार दूसरे बार भी सुनना है आपको तो आप सुन सकते हो कभी भी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, तो आपको क्या है लाइफ में कभी भी ये सैलरी वाला चैप्टर समझने में तकलीफ नहीं होगी। द टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, योर सिलेबस इज आल्सो कंस्ट्रेंट, एग्जाम मेथड इज आल्सो अ कंस्ट्रेंट। ओके, आई कांट वेस्ट द टाइम टू सॉल्व द बिग एग्जांपल्स, ओके, बिकॉज आपका जो भी एग्जाम में एग्जाम्पल आने वाले हैं वो बहुत छोटे छोटे आने वाले हैं। आई विल टीच यू टू सम एक्सटेंट द एग्जाम ओरिएंटेड, ओके, जहाँ पे मुझे लगता है कि भाई चलो ये चीज बच्चों को समझने की जरूरत है, लेकिन एग्जाम में मैं नहीं पूछ सकता, तो उसको आपको मैं ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट माय अल्टीमेट गोल इज व्हाट, दैट यू शुड अंडरस्टैंड द एंटायर चैप्टर प्रॉपर्ली, उसके पीछे का लॉजिक आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो सी, लेट अस डिस्कस। देखो सैलरी मैंने क्या बताया, किसको सैलरी कहते हैं, कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कुछ मिलता है तो दैट इज ट्रीटेड एज अ सैलरी, ठीक है। अल्टीमेटली मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि ये सभी चीजें यहाँ अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से ही एमसीक्यू आने वाले हैं आपको, ठीक है। तो देखो मीनिंग ऑफ सैलरी, और रटने की जरूरत नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की जरूरत है। तो मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द इनकम टैक्स, देखो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 of the income tax act has given the definition of salary, okay। तो अभी तक हमने समझा वो मीनिंग था, okay। मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर द इनकम टैक्स इज मच वाइडर देन व्हाट नॉर्मली अंडरस्टूड एज सैलरी। देखो सैलरी में क्या आता है, मैंने एक लाइन में आपको बता दिया, आपको आपके एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है, वेदर इट इज अ कमीशन और बोनस और ग्रेचुइटी और अ पेंशन
और एनी अमाउंट वट एवर यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, सबको सैलरी कहा जाता है। ओके, उसको आप सैलरी नाम दो, वेजिस नाम दो। ओके, अगर सैलरी एडवांस में मिलती है, बाद में मिलती है, वट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, एक लाइन में समझना है कि सैलरी किसको कहेंगे। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि वट एवर अमाउंट वी आर रिसीविंग फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर इज अ सैलरी। सैलरी का बहुत वाइड मीनिंग दिया गया है। देखो, सैलरी किसको कहा जाता है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1, सैलरी इंक्लूड, देखो किसको सैलरी कहते हैं ऐसा मीनिंग नहीं दिया, लेकिन सैलरी में क्या क्या आता है दैट इज डिफाइनिंग। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, अगर आप किसी के साथ काम करते हो, कोई एम्प्लॉयर के पास, ओके, लोअर लेवल का जॉब है, लेबरस वर्क है, और उसके बदले में आपको वेजेस पे कर रहा है, आप उसके एम्प्लॉई हो, लेकिन आप लेबरस काम करते हो, तो आपको जो पैसा दे रहा है उसको सैलरी नाम ना देके वेजेस नाम दिया। और इफ यू रिसीविंग द वेजेस, तो वेजेस इज आल्सो पार्ट ऑफ सैलरी। तो सैलरी इंक्लूड्स व्हाट? सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। ओके, so salary, the term salary includes what? The term salary includes, so what is salary is not defined here, but salary में क्या क्या आता है, तो कि ये सभी चीज को हम सैलरी कहेंगे। so salary includes what? Salary includes wages, wages is the salary, okay, then एन्युटी और पेंशन। देखो, अगर आपका एम्प्लॉयर, आप रिटायर्ड हो गए, देखो आप समझिए, चालू काम पे आपको जो मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर से वो तो सैलरी है ही है, सैलरी की डेफिनेशन में आता है। बट देखो, आप रिटायर हो जाते हो और एन्युअली साल में एक लमसम अमाउंट आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, उसको हम कहते हैं एन्युटी। और सपोज हर महीने पेंशन दे देता है, तो उसको हम कहेंगे पेंशन। क्योंकि दो तरीके से आपका एम्प्लॉयर आपको हेल्प कर सकता है। रिटायरमेंट के बाद हर साल आपको समझ लो 50,000 दे देता है, तो वो हो गया एन्युइटी। लेकिन हर महीने आपको 10,000 देता है, तो उसको हम कहेंगे पेंशन। तो अगर आपके एम्प्लॉयर से आपको कोई एन्युइटी मतलब एन्युअल अमाउंट मिलता है आफ्टर योर रिटायरमेंट, समझ लो आपने काम करना छोड़ दिया है, लेकिन वो क्यों दे रहा है, तो कि आफ्टर रिटायरमेंट यू कैन मेंटेन योर लाइफ प्रॉपरली, and for that purpose if the additional amount मतलब after your retirement if your employer is giving you something, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आप उसके रिटायर्ड एम्प्लॉय हो और वो आपका एम्प्लॉयर है। एज ए एम्प्लॉयर इफ यू रिसीविंग एम्प्लॉय एज यू रिसीविंग, कि आपने लाइफ टाइम उसके यहाँ काम किया, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपको एन्युटी देता है, पेंशन देता है, तो दैट इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ सैलरी। सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 सेज दैट annuity or pension is also a salary, okay, just a minute, sorry, then gratuity। देखो, ग्रेचुइटी भी क्या है, एक टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट है कि जब आप किसी से आपके यहाँ लाइफ टाइम आपने काम किया, ठीक है, किसी के यहाँ आपने लाइफ टाइम काम किया और रिटायरमेंट के टाइम पे आपको ग्रेटिट्यूसली, आपको समझ लो रिटायर हो रहे उस टाइम पे आपको 5 लाख रुपया दिया कि आप रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ अच्छे से मेंटेन कर सको। तो ग्रेचुइटी अगर आपका एम्प्लॉयर देता है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या है ग्रेचुइटी, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सभी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि कुछ बेसिक चीज़ें सैलरी को समझने से पहले, तो आपको आपके एम्प्लॉयर से कोई ग्रेचुइटी मिलती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुइटी दर महीने पेंशन नहीं जेम नाम है, और ग्रेचुइटी कब मिलती है, जब रिटायर होता है होते उस टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट देता है ग्रेटिट्यूसली, गिफ्ट जैसा अमाउंट। ग्रेटिट्यूसली का मतलब कि भाई आपको एक उदार भावना से તમને કંઈક આપે છે એમ્પ્લોયર। So if you receiving something as a gratuity from your employer, then that is also salary, okay। देखो, अगर आप किसी के एम्प्लॉय हो और आपको वो फीस देता है, हो सकता है कि सपोज देखो मैं एमएस यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय हूँ और एमएस यूनिवर्सिटी कोई कंसल्टेंसी सर्विस भी देता हूँ, तो एमएस यूनिवर्सिटी मुझे मेरी सैलरी के अलावा मुझे कुछ एडिशनल फीस देती है। लेकिन देखो, मैं एमएसयू का एम्प्लॉई हूँ, मेरे एम्प्लॉयर से मिला है, इट इज ट्रीटेड एज अ सैलरी फॉर मी। तो जरूरी नहीं कि फीस लिया तो आप एम्प्लॉई नहीं हो, एम्प्लॉई हो। और एज ए एम्प्लॉई अगर आप आपके एम्प्लॉयर से कोई फीस रिसीव करते हो, कोई कमीशन रिसीव करते हो, अगर आप सेल्समैन हो तो सैलरी भी मिलती है और सेल करने पे कमीशन भी मिलता है। तो जो भी रिसीव किया, आप बोलो कि सर ये सैलरी नहीं है तो कमीशन है, कमीशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
salary. Fees if you are receiving from your employer, it is also a part of salary. Why? Because you are receiving the same from your employer. Okay, तो कुछ भी अगर आपने आपके एम्प्लॉयर से रिसीव किया, whether it is a gratuity, pension, annuity, wages, any fees, perquisite, अगर आप perquisite का मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको कोई फैसिलिटी दे रहा है, तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुछ फैसिलिटी दी और वॉट एवर फैसिलिटी यू आर एंजॉइंग, ओके, तो वैल्यू ऑफ दैट फैसिलिटी इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी, उसको भी सैलरी कहा जाएगा. ओके, और सी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी, कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपके साथ आपको मतलब सैलरी मतलब कि आपके काम के बदले में आपको जो पैसा मिलता है, दैट इज द सैलरी और वेजेस, बराबर. उसके अलावा आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी के बदले में कुछ दे रहा है, या तो फिर सैलरी के अलावा एडिशनली कुछ दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू सैलरी. तो दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी. मतलब आपको आपके एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला है, तो सैलरी के अलावा या सैलरी के बदले में आपको कुछ दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, देन दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी. अगर सैलरी आपको एडवांस में मिला है तो हम उसको एडवांस सैलरी कहते हैं. हम क्या पढ़ रहे हैं कि सैलरी इंक्लूड्स फॉलोइंग, ये सभी चीजों को सैलरी कहा जाएगा. ओके, तो अगर आपको एडवांस में सैलरी मिल रहा है तो हम उसको कहते हैं एडवांस सैलरी. ओके, तो एडवांस सैलरी इज आल्सो सैलरी. देखो, पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम. देखो, हर एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयमेंट के टेन्योर में अपने एम्प्लॉयर से कुछ क्या मिलता है, उसको लीव मिलती है. ओके, और वो लीव अगर यूज नहीं करता, ओके, तो वो लीव अगर वो यूज नहीं करता तो उसके बदले में उसको वो पैसा में कन्वर्ट करके दे दिया जाता है. सपोज मुझे हर साल 6 लीव मिलती है एज ए CL, कैजुअल लीव, और वो मैं 6 में से एक भी छुट्टी नहीं लेता, तो वो 6 लीव मुझे छुट्टी के फॉर्म में मिल रही थी, वो मैंने नहीं यूज की, तो मेरा एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो 6 दिन का मुझे एडिशनल पैसा देगा, जिसको हम कहते हैं लीव सैलरी और सी पीरियड. तो लीव सैलरी भी कह सकते हैं, 2 बार आया ये. देखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है. पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, वही चीज को हम दूसरी भाषा में लीव सैलरी और लीव एनकेसमेंट कह सकते हैं. देखो, पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रेशन टू दी PF, ये PY लिखा है ना, वो गलत है, PF होना चाहिए. टू द बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉई फॉर रिकग्नाइजिंग इन द PF. मतलब देखो, आपका एक PF अकाउंट आपका एम्प्लॉयर ओपन करता है और आपकी सैलरी से कुछ पैसा काट के वो PF में डालता है, और उतना ही पैसा आपका एम्प्लॉयर डालता है. सपोज समझ लो मेरी सैलरी है 50,000, मेरी महीने की सैलरी में से 50 में से 5,000 मेरे एम्प्लॉयर ने काट लिया और वो 5,000 मेरे PF अकाउंट में रखा. लेकिन वो 5,000 कहाँ से रखा, मेरी सैलरी से डिडक्ट करके. लेकिन मेरा एम्प्लॉयर उतना नहीं करेगा, सिर्फ 5,000 नहीं रखेगा, दूसरा 5,000 वो अपनी जेब से रखेगा. ठीक है, तो मेरा जो PF अकाउंट है उसके अंदर एनुअल जो भी बढ़ोतरी होती है, किस फॉर्म में, मेरी सैलरी से काट के डाला है और एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से काट के डाला है, वो दोनों अमाउंट मेरे PF अकाउंट में जो भी क्रेडिट होता है वो भी मेरी सैलरी है, क्योंकि वो पूरा पैसा मुझे कहाँ से मिलता है, मेरे एम्प्लॉयर से. ओके, देखो, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी. क्योंकि अगर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ओके, उसका जो उसमें जो देखो प्रोविडेंट फंड वाले पॉइंट हम अभी आप इतना याद रखिए, प्रोविडेंट फंड का ट्रांसफर बैलेंस होता है, उसको हम सैलरी गिनेंगे. देखो, प्रोविडेंट फंड बहुत डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे, जब भी ये पॉइंट आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ओके, और देखो, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी पेंशन स्कीम, अगर आपको कोई जगह से पेंशन मिले, ओके, उसके लिए आपका एम्प्लॉयर हर महीने कोई जगह पे आपकी सैलरी से अपनी जेब से पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और वहां से आपको रेगुलरली पेंशन मिलने वाला है. तो वट एवर अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय योर एम्प्लॉयर टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम फ्रॉम विच you will going to receive the benefit, and whatever amount of contribution given by your employer, that is treated as a salary. ये देखो, सैलरी इंक्लूड्स व्हाट, मैंने आपको आगे भी बताया कि सैलरी में क्या आ जाता है कि अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से कुछ मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं, दैट इज आल्सो सैलरी. अगर आपको कुछ नॉन मॉनिटरी बेनिफिट मिलते हैं, मैंने आपको अभी वो घर वाला एग्जांपल दिया है, दैट इज आल्सो ट्रीटेड एज अ सैलरी. देखो, अभी
सैलरी की टैक्सेबिलिटी हम समझते हैं, बेसिस ऑफ चार्ज। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? हेलो हेलो, एनीवन हैज एनी डाउट हियर? नो सर। So let us move ahead. देखो, बेसिस ऑफ चार्ज, भी सैलरी कैसे टैक्सेबल होती है ये अच्छे से समझना। यहां से एमसीक्यू आएंगे, ये पूरा पेज में से, ठीक है। बेसिस ऑफ चार्ज, आपको पता है, आपको मैंने एक ऐसा चीज पढ़ाया हुआ है कि भाई देखो क्या होता है कि एक प्रीवियस ईयर होता है हमारे लिए। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021, सॉरी 2021 इज योर प्रीवियस ईयर एंड 21-22 इज योर असेसमेंट ईयर। ये आपको पता है। मतलब देखो कि अगर आपने, ये हमारा क्या है? प्रीवियस ईयर। ये मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर 2020-21। ओके, 2021 इज माय प्रीवियस ईयर। और ये जो पूरा पीरियड है, ये पीरियड में आपने जो भी कमाया है वो कब टैक्सेबल होगा? इन दी असेसमेंट ईयर 21-22। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि बेसिस ऑफ चार्ज फॉर द सैलरी, लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस, व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर आपकी सैलरी पहले ड्यू हो गई है प्रीवियस ईयर में, भले आपको रिसीव नहीं हुई, इट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। और अगर सैलरी आपने पहले रिसीव कर ली है, भले वो ड्यू नहीं हुई, तो वो ड्यू बेसिस पे, सॉरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगी। मतलब देखो, ये सैलरी का थंब रूल है कि सैलरी कैसे टैक्सेबल होगी आपके लिए। तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस, व्हिच एवर इज अर्लियर। तो आपको मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता है पॉइंट। सपोज ये मेरा प्रीवियस ईयर 2020-21 है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये पीरियड कहाँ से चालू हुआ? अप्रैल 2020 से 31st March 2021. So this is my previous. Now in this period, okay, suppose ये जो लास्ट महीना है मार्च, तो हर महीने मेरी सैलरी ड्यू हो जाती है लास्ट महीने, मतलब हर एक महीने के लास्ट डे को मेरी सैलरी ड्यू हो जाती है। समझ लो मेरा 25,000 सैलरी है, ठीक है। और ये सैलरी मुझे मिलेगी कब? तो कि नेक्स्ट महीने की पहली तारीख को। तो नेक्स्ट महीने की पहली तारीख कब आएगी? 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो 25,000 सैलरी, देखो मैंने पूरा महीना, ये मार्च 2021 जो लास्ट वाला महीना है, ओके, वो पूरा महीना मैंने काम किया। और एज ऑन 31st March 2021 माई सैलरी हैज बिकम ड्यू। देखो यहाँ मेरा प्रीवियस ईयर 31st मार्च को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सैलरी मुझे मिलेगी कब? तो कि 1 अप्रैल को। अभी 1 अप्रैल 2021 इज ऑल टुगेदर न्यू फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर चालू हो जाता है। तो यहाँ मैंने सैलरी अर्न की, लेकिन ये सैलरी कब मुझे मिलने वाली थी? तो नेक्स्ट मंथ। तो अभी दिस क्वेश्चन अराइज इज दैट कि अगर मैं ये मेरे 2021 का मैं सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये मार्च महीने की सैलरी मेरी सैलरी में इंक्लूड होगी या नहीं होगी? क्योंकि 31st मार्च को मेरा ईयर कंप्लीट हो जाता है and I am going to receive the salary in the next month. So will that salary taxable in this year? So answer is yes. Why? Because the salary is become due on the last day of the previous year. ये साल में मुझे रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये साल में सैलरी क्या हो गई है? ड्यू। तो अगर सैलरी ड्यू पहले हो गई, इट विल बी टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस। तो ये महीने में मैंने काम कर लिया और सैलरी 31st मार्च को मेरी ड्यू हो गई। एम्प्लॉयर ने बोला कि 31st मार्च को आपकी सैलरी ड्यू हो गई, नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगी। तो दिस ड्यू कब हुई? जो प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई। तो प्रीवियस ईयर में अगर पहले ड्यू हो गई, इट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। अभी आप समझ लो कि आप आगे के साल के 2 महीने, मतलब अप्रैल और मई, ये 2 महीने में काम करोगे तब उसकी सैलरी आपको मिलने वाली। लेकिन आपको पैसे की जरूरत पड़ी और आप आपके एम्प्लॉयर में कहते, आप आपके एम्प्लॉयर को ऐसा कहते हो
કે ભાઈ મને આગળના આ વર્ષ તો અહીંયા 31 માર્ચે પૂરું થઈ જાય છે, પણ આગળના 2 મહિનાનો સેલેરી મને અહીંયા આ વર્ષમાં આપી દો. तो देखो ये जो सैलरी है अभी तक ड्यू नहीं हुआ, उसके लिए आपने काम भी नहीं किया, लेकिन आपने ये साल में सैलरी रिसीव कर ली है एडवांस में. अब आपके एम्प्लॉयर को बोलते हो कि मैं मेरे बेटे की शादी या फिर मेरे घर में कोई बीमार है तो मैंने 2 મહિનાનો સેલેરી એડવાન્સ આપો. તો સપોઝ આ તમારું પ્રીવિયસ યર છે, પ્રીવિયસ યર પતી ગયું, પણ આવતા પ્રીવિયસ યર મને આ 2 મહિના જે તમે કામ કરવાના છો એનો સેલેરી તમે અહીંયા રિસીવ કરી લો. तो અહીંયા देखो salary is not become due, you have not worked for that, but you have received in advance. So you suppose in the year 2021 you have received the salary for the months for which you will going to work in the next year, but you have received first, so you have received the salary in advance. Okay, so here salary will be taxable in this year or not? Answer is yes. तो मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सैलरी प्रीवियस ईयर में ड्यू हो गई है, भले रिसीव नहीं हुई है, तो वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल होगी. अगर प्रीवियस ईयर में सैलरी भले आपने ड्यू नहीं हुई है, उसके लिए काम नहीं किया, बट यू हैव रिसीव्ड द सैलरी इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर, इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस. तो सैलरी आपको वही देखना है कि सैलरी आइदर शुड हैव ड्यू इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में वो सैलरी, ड्यू का मतलब वो प्रीवियस ईयर में वो सैलरी के लिए आपने काम किया, या तो फिर प्रीवियस ईयर में आपने वो सैलरी रिसीव की होनी चाहिए, भले उसके लिए काम नहीं किया. तो अगर सैलरी आपकी प्रीवियस ईयर में ड्यू हुई है, या तो फिर वो सैलरी आपने एडवांस में रिसीव कर ली है, तो जो भी है, अगर ड्यू होता है पहले तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, अगर रिसीव पहले हो जाता है तो रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा. तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर. दोनों में से जो पहले होता है वो बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाती है. तो सैलरी इज बिकम टैक्सेबल on the due basis or on receipt basis, whichever is earlier. MCQ में आ सकता है. ओके, तो याद रखना है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, दोनों में से जो जल्दी, मतलब ड्यू पहले हुआ तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा, रिसीव पहले हुआ तो रिसीव बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी. मतलब देखो, अगर सपोज एडवांस सैलरी है, एडवांस सैलरी मतलब શું કે આવતા વર્ષની સેલેરી તમે અત્યારે લઈ, તો આ વર્ષમાં તમે એના એ સેલેરી માટે કામ નથી કર્યું, પણ રિસીવ્ડ ઇન ધીસ યર, સો ઇટ વિલ બી ટેક્સેબલ ઓન વોટ બેસિસ? ઓન રિસીટ બેસિસ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ બીકમ ડ્યુ. ઓકે, તો એડવાન્સ સેલેરી ઇઝ ટેक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, मीन्स व्हाट, वेदर इट इज ड्यू और नॉट, आपने उसके लिए काम किया नहीं किया, इट इज अ सेकेंडरी थिंग, बट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ यू हैव रिसीव्ड द एडवांस सैलरी, इट विल बी टेक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस. तो एडवांस सैलरी विच हैज बीन टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस, सपोज समझ लो आ वर्षे તમે એડવાન્સ લઈ લીધી, આ વર્ષમાં ટેક્સેબલ થઈ, but next year में ना पर टैक्स लगसे? आंसर इज नो, because you have already paid the tax on receipt basis. So as and when it will become due, at that time you are not supposed to pay the tax on the same. So see, advance salary which has been taxed on the receipt basis in the earlier year cannot be taxed again on the due basis in the previous year in which becomes due. Suppose 2021, देखो सपोज ये वाला साल है 2 ईयर, समझ लो ये मेरा 2021 है, ये प्रीवियस ईयर है, और 21 22. ओके, सपोज समझ लो कि ये साल में आपको कुछ काम करने का है. ओके, उसका सैलरी आपने यहाँ रिसीव कर लिया, तो आपने रिसीव ये साल में किया, तो इट विल बी टैक्सेबल हियर ऑन रिसीव्ड बेसिस. अभी ये साल में आप जाके काम करोगे, सैलरी तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने एडवांस में रिसीव कर दिया, लेकिन यहाँ सैलरी क्या होगा? ड्यू. तो अगेन will it be taxable in this year on due basis? Answer is no, because you have already paid the tax on the due basis. तो ये साल में आप इसका ड्यू बेसिस पे टैक्स पे कर दोगे, मतलब ये साल का जो कॉरेस्पेंडिंग असेसमेंट ईयर आएगा उसमें आप ड्यू बेसिस पे टैक्स पे कर दोगे, तो आपको सॉरी रिसीट बेसिस पे टैक्स पे कर दोगे, तो अगेन यू आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स ऑन ड्यू बेसिस. तो सैलरी आपके लिए आप याद रखिए कि अगर सैलरी पहले रिसीव कर लिया इट विल बी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, अगर ड्यू पहले हो गया तो इट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस. समझ लो एरियर ऑफ सैलरी. एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है कि एरियर ऑफ सैलरी बिकम्स टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस वेदर इट इज पेड और नॉट. ओके, मतलब सिंस द सैलरी इज पेड इज इन एरियर, इज टैक्स ऑन ड्यू बेसिस कैन नॉट बी टैक्स अगेन ऑन द पेमेंट बेसिस. ओके, but in some circumstances it is possible to tax on the salary on due basis.
मतलब देखो मेरा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर ये 1920 ईयर है, एक 2021 एक ईयर है। अब ये 1920 में लास्ट 3 महीने के लिए आपने काम किया, यू हैव वर्क फॉर लास्ट 3 मंथ, जनवरी फरवरी एंड मार्च, जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने के लिए आपने यहाँ काम किया 1920। आपके एम्प्लॉयर की कुछ पोजीशन अच्छी नहीं थी, उसने आपको ये 3 महीने का सैलरी नहीं हुआ दिया, ठीक है। तो लेकिन आपने यहाँ काम किया, मतलब सैलरी क्या हो गई, ड्यू। तो कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगी? लॉजिकली इट विल बी टैक्सेबल इन दिस ईयर ओनली बिकॉज इट हैज बिकम ड्यू इन दिस ईयर। अभी ये 3 महीने का सैलरी आपको आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे दे रहा है। Now again, are you liable to pay the tax? Answer is no because it has tax earlier on due basis, ठीक है। लेकिन अगर कोई संजोगों की वजह से आपने ये सैलरी पे ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं पे किया और अभी आपको ये सैलरी ये साल में मिल रही है, तो ये साल में टैक्सेबल होगी। आंसर इज यस बिकॉज यू हैव नॉट पेड द टैक्स इन द अर्लियर ईयर ऑन द ड्यू बेसिस। मतलब अगर आगे के साल में सैलरी पे आपने ड्यू बेसिस पे टैक्स नहीं पे किया तो ये साल में आपको उस पे रिसीव्ड बेसिस पे टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको एरियर सैलरी के देखो एडवांस सैलरी के लिए तो बहुत क्लियर कि एडवांस सैलरी इफ इट इज रिसीव्ड इन दिस ईयर इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। बट व्हाट अबाउट द एरियर सैलरी? एरियर सैलरी मतलब ગયા વર્ષની સેલરી તમને આ વર્ષે મળે તો ટેક્સ લાગશે એના પર? તો ડિપેન્ડ્સ કે આગળના વર્ષ પર જો એના પર ડ્યુ બેસિસ પર ટેક્સ લાગી ગયો હોય ને એ સેલરી તમને આ વર્ષે મળે તો ઇટ ઇઝ ઓલરેડી ટેક્સ ઓન ધ ડ્યુ બેસિસ, so in this year it is not taxable on received basis. बट कोई संजोगों की, और जनरली ड्यू बेसिस पे टैक्स हो ही जाता है, इन कोई संजोगों की वजह से आगे के साल में अगर ड्यू बेसिस पे आपने टैक्स नहीं पे किया तो एरियर सैलरी विल बी टैक्सेबल इन दिस ईयर ऑन रिसीव बेसिस। तो रिसीव बेसिस पे ये साल में कब टैक्स होगा? ओनली इफ यू हैव नॉट पेड द टैक्स इन द अर्लियर ईयर ऑन द ड्यू बेसिस। अंडरस्टूड? तो आगे के साल में अपने ड्यू बेसिस पे नहीं पे किया तभी वो टैक्सेबल होगा, ओके। तो एक कुछ थोड़ा पुराना करंट ईयर नहीं लिखा है यहाँ मटेरियल में, लेकिन लॉजिक आपको समझ के आपको समझना है। एग्जाम्पल, let us check these examples, okay। You see, let us discuss. For example, Mr. A drew his salary in advance for April 19, देखो for April 19 in the March itself. Salary of 19 is taxable on receipt basis and it is to be taxed in the income of previous year 18-19. However, salary of 19-20 will not include the salary of April 19. देखो वो जो मैंने बताया वही चीज है। तो सपोज ये 18-19 करके कोई प्रीवियस ईयर है, कौन सा वाला? 18-19। तो ये 18-19 2018-19 वाला प्रीवियस ईयर है, ठीक है। ये कौन सा वाला प्रीवियस ईयर है? 2018-19। इसमें क्या कहता है कि भाई जो अप्रैल 1920 वाला जो प्रीवियस ईयर दूसरा है, तो यहाँ पे जो अप्रैल महीना है उसका सैलरी ये यहाँ पे ही ले रहा है। उसने ये महीने 12 महीने का तो सैलरी ले ही लिया, लेकिन जो आगे के साल का जो अप्रैल महीना है उसका सैलरी भी वो यहाँ पे ले रहा है। मतलब ही हैज रिसीव्ड हियर द सैलरी फॉर 13 मंथ। तो यहाँ पे देखो सैलरी उसने एडवांस में ले लिया, तो ये सैलरी कौन सी ईयर में? भले वो 1920 के ईयर की सैलरी है, लेकिन आपने एडवांस में उसको अप्रैल में ले लिया तो 18-19 में ही टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे उसको 13 महीने की सैलरी पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब ये साल की आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तो देखो ये महीने की सैलरी यहाँ टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पे आप कितने महीने की सैलरी गिनोगे? 11 मंथ की, मतलब अप्रैल महीने की सैलरी यहाँ नहीं कंसीडर होगी बिकॉज ऑन दिस सैलरी यू ऑलरेडी पेड द टैक्स इन द प्रीवियस ईयर 2018-19। अंडरस्टूड? समझ में आया आपको ये? हेलो? Yes, sir. Okay. Now another example for arrear salary it is given. देखो, salary due for March 2019 is received in the April 2019. Still it is chargeable in the year 18-19. Okay. On due basis, obviously salary of 19-20 will not
इंक्लूड द सैलरी ऑफ 2019। मतलब देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वही चीज़ है कि सपोज ये साल है मेरा 2018-19, उसमें ये जो मेरा मार्च महीना है, ये मार्च महीने की सैलरी मुझे अप्रैल में मिलती है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि मार्च महीने की सैलरी नेक्स्ट ईयर में मुझे मिलने वाली है, इस पर टैक्स ये 18-19 में लगेगा या 19-20 में लगेगा। तो आपको बहुत अच्छे से मैंने थंब रूल बता दिया है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। आपके दो ईयर हैं, ये साल में सैलरी ड्यू होती है और ये साल में रिसीव होती है। ओके, तो दोनों में से पहला क्या हुआ, ड्यू पहले हो गए और ये साल में ड्यू हुआ है, तो 18-19 में ही ये सैलरी टैक्सेबल होगी। और ये साल की सैलरी के अंदर जब आप रिसीव भले यहाँ कर रहे हो, बट ये साल की सैलरी में इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। जो दोनों में से जो अर्लियर होता है वो बेसिस पे सैलरी टैक्सेबल हो जाती है। तो ये केस में क्या होता है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। ओके, नाउ सी, देखो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 15, एक सिंपल सा टेबल देके समझ लाने की कोशिश की है, जो वही चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की है वही चीज़ें दूसरी बार डिस्कस करने के ट्राई किया है यहाँ पे। तो लेट अस समझो, सपोज देखो प्रीवियस ईयर 2019-20 है, प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019-20 प्रीवियस ईयर। ओके, सैलरी बिकम्स ड्यू इन द प्रीवियस ईयर 19-20, કયા વર્ષમાં ડ્યુ થાય છે, 19-20 માં, અને એ સેલરી તમને પેડ ક્યારે થાય છે, પેડ ઇન ધ સબસિક્વન્ટ યર। मतलब 19-20 का सब्सिक्वेंट ईयर कौन सा, 2021। सैलरी ड्यू कई क्યારે થઈ, एक सिंपल लॉजिक कि ये 2019-20 में सैलरी ड्यू होती है और ये सैलरी आप रिसीव कब करते हो, 2021 में। ओके, तो यहाँ आप रिसीव करते हो। देखो मैंने आपको थंब रूल क्या बताया कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो બેમાંથી પહેલી એક્ટિવિટી ક્યારે થઈ, ડ્યુ કે રિસીવ, શું પહેલા થયું, ડ્યુ। ડ્યુ ક્યારે થયું, 19-20 માં। તો જે સાલમાં ડ્યુ થઈ એ સાલમાં ટેક્સેબલ થઈ જશે, તો કયા વર્ષમાં ટેક્સેબલ થશે, તો here it is clearly mentioned it is taxable in the year 19-20 because the salary has become due in the previous year 19-20। બીજા વર્ષમાં મળે છે કોઈ ફરક નથી પડતો, આ વર્ષે ડ્યુ થઈ ગઈ, due first, it is taxable on the due basis in the year 19-20। तो 19-20 में वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट कि सैलरी इज रिसीव्ड इन द ईयर 19-20, ओके, बिकम्स ड्यू इन द सब्सिक्वेंट ईयर। ओके, मतलब देखो आपने आगे के साल का सैलरी ये साल में रिसीव कर दिया। सपोज ये 19-20 है, 2019-20 है, यहां आपने कुछ सैलरी रिसीव की। ओके, और ये सैलरी एक्चुअल में ड्यू कब होने वाली है, क्योंकि 2021 में, मतलब 2021 में जिसके लिए आप काम करने वाले हो वो पैसा आपने 19-20 में ही रिसीव कर दिया। तो कौन सी ईयर में टैक्सेबल होगा, 19-20 या 2021। रिसीव्ड कब, मतलब आपको देखना है कि ड्यू और रिसीविंग में से जो एक्टिविटी पहले जो साल में हुई वो साल में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ रिसीव्ड फर्स्ट, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ रिसीव पहले हो गया 19-20 में, तो ये सैलरी 19-20 में ही टैक्सेबल होगी। ड्यू के रिसीविंग માંથી એક એક્ટિવિટી જે પહેલા જે વર્ષમાં થઈ જાય એ વર્ષમાં એ સેલેરી ટેક્સેબલ થાય। તો અહીંયા ભલે 19-20 ની સેલેરી છે પણ તમે રિસીવ 19-20 માં કરી દીધી, रिसीव्ड फर्स्ट, इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस। ड्यू पहला था तो इट इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। सो जो भी चीज ड्यू और रिसीविंग में से जो भी पहले हो जाती है वो बेस को सैलरी टैक्सेबल वो साल में हो जाएगी। तो सैलरी इज टैक्सेबल हियर इन द गिवन केस इन द ईयर 19-20। अभी क्या बोला गया, देखो नेक्स्ट पॉइंट, एरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड इन द 19-20 ऑल्दो it pertains to one earlier year and same were not taxed on due basis। मतलब आप 19-20 में एक सैलरी रिसीव करते हो, 19-20 में आपको एक सैलरी रिसीव होती है कि यहाँ पे आपको सैलरी मिली 19-20 में, तो कौन सी ईयर की है, तो कि ये साल की नहीं है, कोई अर्लियर ईयर की है, समझ लो 2018-19 की सैलरी, और ये सैलरी आपको यहाँ पे क्या होती है, रिसीव होती है। और यहाँ पे ऐसा बोला गया
कि आगे के साल में वो ड्यू बेस पे टैक्सेबल नहीं हुई कोई संजोगों की वजह से, तो देखो आगे के साल में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुई, ये साल में आपको रिसीव हुई, तो यहाँ ये देखो सैलरी में रूल ऐसा है कि जब ड्यू बेसिस होता है तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाती है, लेकिन कोई संजोगों की वजह से आगे के साल में अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुई है तो यहाँ पे ये सैलरी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसीव बेसिस व्हिचएवर इज अर्लियर, ये थंब रूल है। लेकिन आगे के साल में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं हुई तो ये साल में आपको रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगी। ओके, तो ये रिसीव बेसिस पे ये साल में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, नाउ सी एरियर ऑफ सैलरी received during the year 1920 although it pertains to one of the earlier year but same was taxed in on due basis। देखो मतलब समझ लो कि ये आपको 1920 में 1920 में आपको एक सैलरी मिलती है, क्या करते हो यहाँ पे आप रिसीव करते हो। कौन से साल की है, तो कि ये साल की तो नहीं है लेकिन 18-19 की सैलरी है और ये सैलरी आगे के साल में ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई है, मतलब इस पे आपने 18-19 में टैक्स भर दिया है। क्यों? क्योंकि वो साल में आपने वो पैसा कमाया था तो ये साल में ड्यू हो गया था तो ड्यू बेसिस पे आपने टैक्स भर दिया है। तो कैन इट बी टैक्सेबल अगेन इन द ईयर 1920? आंसर इज नो, you have already paid the tax on the due basis, again it will not be taxable on receipt basis। receipt basis पे वो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। अंडरस्टूड? समझ में आया बेटा यहाँ तक? हेलो? Yes, sir. ओके, नाउ सी देखो ये प्लेस ऑफ सैलरी, दिस इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो हमने थोड़े आगे की एक चैप्टर डिस्कस किया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ओके, इंसिडेंस ऑफ टैक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि अगर ये कोई भी सैलरी कोई भी अमाउंट आप किसी से भी रिसीव करते हो अर्न करते हो तो उसका जो प्लेस है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, आपको देखना पड़ता है। आगे मैंने पढ़ा है, और इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम हम देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस। और ये दोनों के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये सैलरी या कोई भी अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा या नहीं होगा। ओके, तो देखो ये सैलरी का अक्रूवल का प्लेस ऑफ अक्रूवल क्या कहा जाएगा वो यहाँ देखा जाएगा। अक्रूवल मतलब अक्रूवल એટલે जा रहे પણ अक्रूवल शब्द आवे, अक्रूवल का मतलब ऐसा समझने का अर्निंग, उसका अर्निंग का प्लेस क्या है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे सोर्स ऑफ अर्निंग सिचुएटेड होता है वहां पे आपने इनकम अर्न की है ऐसा माना जाएगा। और आप क्या देखते हो? पहली बार कहाँ अर्न की, पहली बार कहाँ रिसीव की। अगर अर्निंग और रिसीविंग दोनों इंडिया में हुआ है, इंडियन इनकम, तो पहली बार अर्निंग आउटसाइड किया, रिसीविंग भी आउटसाइड किया, फॉरेन इनकम, और इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम के बेस पे हम टैक्सेबिलिटी डिसाइड करते हैं। हमने एक सम भी किया है ना। तो देखो हम देखते हैं कि अगर आप काम कहाँ करते हो, इफ द प्लेस ऑफ सर्विसेज इन इंडिया, और उसका पेमेंट भी आपको इंडिया में मिलता है, तो वो इनकम इंडिया में ही अर्न की कही जाएगी और वो इंडिया में टैक्सेबल होगा। ओके, अगर समझो आपने इंडिया में सर्विस दी, कहाँ पे सर्विस दी? इंडिया में, उसका पेमेंट आपने इंडिया के बाहर रिसीव किया, तो वो इंडियन इनकम कही जाएगी। प्लेस ऑफ अक्रूवल उसका इंडिया में कहा जाएगा। आंसर इज यस, बिकॉज आपने काम कहाँ पे किया है? इंडिया में, तो इंडिया में ही अर्न की यही ऐसा मान लिया, मतलब प्लेस ऑफ अक्रूवल इज इन इंडिया और वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। आंसर इज यस। ओके, अगर आप समझ लो आपने इंडिया में सर्विस रेंडर की और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद पेंशन अब अब्रोड में मतलब फॉरेन में रिसीव करते हो, देखो काम कहाँ पे किया था? इंडिया में, तो इनकम इज सेड टू एक्रूड इन इंडिया। और अगर अर्निंग और रिसीविंग में से एक एक्टिविटी इंडिया में हुई, इंडियन इनकम है, कोई भी रेसिडेंशियल स्टेटस आपका होगा वो टैक्सेबल होगी। अब समझ लो वो लीव का बात है, वो लीव सैलरी वाला पॉइंट आपको मैंने बताया था ना कि भाई मुझे हर साल कुछ लीव मिलती है और मैं लीव यूज नहीं करता तो उसको मैं रिटायरमेंट के टाइम पे या एट द लेटेस्ट स्टेज वो लीव एनकेस कर सकता हूँ।
जिसको हम लीव सैलरी कहते हैं। सपोज मुझे साल की 10 लीव मिलती है, 10 में से मैं एक भी लीव यूज नहीं करता। ऐसे जा के मेरे की पूरे एम्प्लॉयमेंट पीरियड में मुझे समझ लो 100 रजा मिलती थी, तो 100 में से मैंने 80 लीव ही, सॉरी 20 लीव ही यूज की, 80 लीव यूज नहीं की। तो जब भी मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, तब मुझे वो 80 लीव का पैसा मिल जाएगा। तो તમને 80 રજાઓ મળતી તો તમે વાપરી નથી લો, 80 રજાઓના પૈસા। तो दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी। तो अगर आप जहां पे काम करते हो वहां पे छुट्टियां अर्न करते हो, सपोज इफ यू अर्न द लीव इन इंडिया, और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे आपने वो लीव सैलरी आप फॉरेन में रिसीव करते हो। लीव कहाँ अर्न की? इंडिया में। तो अर्निंग की एक्टिविटी इंडिया में हुई है, ओके। तो इंडिया में ही उसका प्लेस ऑफ अक्रूवल कहा जाएगा, कि उसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहा जाएगा? इंडिया में। तो इंडिया में है तो टैक्सेबल होगी, ओके। नाउ सी, ये आपको मैंने आगे पढ़ाया हुआ है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको कोई भी अमाउंट मिलता है, अगर वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, किस कोई भी है, मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी सैलरी मिलता है, इट इज ऑलवेज डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, ओके। तो देखो ये टेब्यूलर समरी दिया हुआ है कि अगर आपके 3 रेसिडेंसी स्टेटस है, ओके, कि अगर इंडियन सिटीजन है या तो फिर नॉन रेसिडेंट, ओके, इंडियन सिटीजन है या तो फिर नॉन रेसिडेंट, अगर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलता है, भले इंडिया में मिलता है, आउटसाइड इंडिया में मिलता है, कहीं भी मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिला, आपको एक चीज याद रखने का कि अगर तो उससे देखो, अगर मैंने आपको बताया है कि सैलरी के 3 पोर्शन होते हैं, एक सैलरी, अलाउंस और परक्विजिट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको, वेदर आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, और अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलता है, तो सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल, लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट जो होते हैं वो टैक्सेबल नहीं होते। देखो अलाउंसेस और परक्विजिट क्या है वो हम कल बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, और लेकिन अभी आप इतना समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर आपको कोई भी अमाउंट मिलता है, अगर वो, और वो कहाँ पे मिलता है? आउटसाइड इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको इंडिया में सैलरी मिलता है, अलाउंस मिलता है, परक्विजिट मिलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे सैलरी, परक्विजिट और अलाउंस आउटसाइड इंडिया में रिसीव किया, तो टैक्सेबल क्या होगा? सिर्फ सैलरी, अलाउंसेस और परक्विजिट टैक्सेबल नहीं हो। याद रखना, अगर इंडियन सिटीजन है, भले वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या मिला? सैलरी मिला, अलाउंस मिला, परक्विजिट मिला, कहाँ पे मिला? आउटसाइड इंडिया पे, तो सैलरी टैक्सेबल होगी, लेकिन अलाउंसेस और परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। याद रखना है आपको। देखो अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, आप कौन हो? नॉन रेसिडेंट, आपका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट नहीं लेकिन दूसरा कोई है, और उससे आपको आउटसाइड इंडिया में क्या मिला? सैलरी। तो देखो अगर आप नॉन रेसिडेंट है और आउटसाइड इंडिया में ही आपको सैलरी अर्न करते हो, आउटसाइड इंडिया में रिसीव करते हो, तो फॉरेन इनकम हो गई। देखो वो सैलरी भी टैक्सेबल नहीं होगा और अलाउंस भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर आपका रेसिडेंसी स्टेटस क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, और आपको कोई भी पर्सन से दुनिया के कोई भी कोने में अगर आपको सैलरी मिलता है, आपका रेसिडेंसी स्टेटस क्या है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आपको मैंने पढ़ा है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कोई भी इनकम, अगर वो इंडिया से मिलती है, अब्रोड से मिलती है, कहीं से भी मिलती है, लेकिन रेसिडेंसी स्टेटस आपका आरओआर है, इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट के लिए नॉट टैक्सेबल। और अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलता है, परक्विजिट मिलती है, कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया, तो सैलरी टैक्सेबल होगी, अलाउंसेस और परक्विजिट टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है। ठीक, तो ये सैलरी के वाले चैप्टर के कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, ओके, जो अभी मेन पढ़ना है हमें सैलरी। ठीक है, यहाँ से भी एमसीक्यू आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से नहीं आएगा, ये थियोरेटिकल था। हम एमसीक्यू वाला जो दिन होगा उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि भाई कहाँ से कैसे कैसे एमसीक्यू आएंगे, उसका कोई, ठीक है, हम देखेंगे उस टाइम। लेकिन अभी आपको सैलरी का जो बेसिक था, बेसिक आपको मैंने पढ़ा है। नाउ चले कंटिन्यू, और
वी विल लर्न द सेम टुमारो। क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत एक्सेस हो गया है, नाउ आई शुड हैव टू स्टॉप, देन आई कैन स्टॉप, ओके। और अगर आपको लगता है कि सर यू गिव अस अ 10-15 मिनट्स ब्रेक एंड कंटिन्यू, देन आई कैन कंटिन्यू आल्सो। सर टुमारो। टुमारो, ओके बेटा। लेकिन कल आपको मैंने जैसे बताया कि देखो हम ये 2 दिन हैं, ये 22 और 23 हमारा इवनिंग में क्लास होगा अराउंड 6:30 to 7 o'clock, ओके। और ये दोनों सर दिन, हाँ यस, वो संडे है, 28 को संडे है। हाँ तो 28 को संडे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 28 को तो मैं है ना मॉर्निंग में ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। वो तो ये एमसीक्यू वाला बेटा, ये एमसीक्यू वाली बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ, ये हम मॉर्निंग में एमसीक्यू मॉर्निंग में ही कर लेंगे। मतलब अगले संडे को भी हम ऐसे ही, आज जैसे 9 से 11, 9:30 से 11 बैठे, वैसे नेक्स्ट संडे भी बैठ के हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट संडे। लेकिन अभी मुझे सैलरी कंप्लीट करना है, तो ये इसके लिए मैं कल और परसों दोनों दिन 6:30 to 8 o'clock, ठीक है। तो कल भी हम 6:30 to 8 बैठेंगे, परसों भी 6:30 to 8 बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो 8 to 8:30 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कोऑपरेट करना। और देखो ये जो भी लेक्चर है उसका रिकॉर्डिंग और वो सब मैं आपको भेज देता हूँ आज, विद इन 1 hour यू विल गेट द सेम, ओके। इसका रिकॉर्डिंग भी ये लेक्चर का मिल जाएगा। यूनिट 1 का अगर कोई